हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का ऑफिसर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज के इस सेशन में फिर से आप एक बार नए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड इसमें आपको मिलेंगे पीवाई की क्वेश्चंस भी, यानी हर तरह के क्वेश्चंस जो आपकी सफलता में रोल प्ले करेंगे उस तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस सेशन में एंड तक। और आप देखिएगा जैसे ही आप क्लास को कर लेंगे तो एक बड़ा बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा, आपका एक नजरिया जैसा बदल जाएगा और बहुत ही जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन में लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, आपको ये बताना है कि जो मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु जो होता है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, यानी कहां से ये जो है निकलता है, कहां से बनता है, समझ रहे ना, कहां से निकलता है। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। अर्पणा कुमारी, संगीता कुमारी, मृत्युंजय कुमार, आकाश गुप्ता, शहजन, सुजीत ठाकुर, सुरभि, सभी का वेलकम है। सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है बट चलिए अभी के लिए इतना। तो अभी जो है हम शुरुआत करते हैं मेरु रज्जु से। मेरु रज्जु किससे निकलती है, यानी यहाँ पर ये होना चाहिए कि मेरु रज्जु जो है वो किस से, है ना, किससे निकलती है, कहां से इसकी शुरुआत होती है। मेडुला से होती है, पोन्स से होती है, या अनुमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, इससे इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो बताएंगे क्या सही आंसर होना चाहिए। ओके, तो देखो सही आंसर आप लोगों का है कौन सा, सही आंसर है आपका मेडुला। मेडुला ओब्लोगेटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूरा जो हम नाम दे देते हैं मेडुला ओब्लोगेटा। और ये क्या क्या कंट्रोल में करता है देखिएगा। जैसे आप किसी का ब्रेन देखेंगे, सपोज करिए कि ये इस तरह से करके ऐसे करके जो है वो ब्रेन होगा, इस तरह से करके ब्रेन होता है ना हमारा, इस तरह से ये ऐसे ब्रेन रहता है, हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सेरेब्रम होता है, यहाँ पर ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हमारा थैलेमस हो गया। तो अभी यहाँ से जो है ये सेरेब्रम यहाँ पर और ये जो है आप देख रहे हैं ये मेडुला ओब्लोगेटा है। मैं इसको कलर को बदल दे रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ से मेडुला ओब्लोगेटा है, ये है मेडुला ओब्लोगेटा। यहाँ तक एंड हो गया। अब यहाँ तक जो है वो आपका ब्रेन की कैटेगरी में, मतलब ब्रेन में रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम क्या है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एक मटर के दाने की जितनी होती है। इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, इसको हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। और यही मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्योंकि शरीर में लगभग सभी जो एक्टिविटीज होती हैं उसको यही कंट्रोल में करती है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये थैलेमस है, इसके नीचे हाइपोथैलेमस होती है जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये इसको हम पोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोन्स कहते हैं। अब यहां से नीचे जो शुरुआत होती है, यहां से नीचे जो जाएगा, ये जैसा आपकी देख पा रहे हैं, मैं इसके देखिए रंग को बदल दे रहा हूं और आप देखिएगा कि यहां से जो शुरुआत होता है वो हमारा क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है, जिसको हम क्या है हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। अब बहुत से लोग जो है स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी को समझ लेते हैं। देखिए स्पाइनल कोड अलग चीज है, स्पाइन अलग चीज होती है। यानी अगर मैं कशेरुकदंड की बात करूं, रीढ़ की हड्डी की बात करूं, तो वो स्पाइन कहलाती है और ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड है, इसको हम मेरु रज्जु कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि आप सबने पढ़ रखा होगा कि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसमें जो है हमारी दो चीजें आती हैं। एक तो हमारा मस्तिष्क आता है, और दूसरा मेरु रज्जु आता है, मेरु रज्जु। अब एक और आपने पढ़ा होगा कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक आपका देखिए, इसको हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको आप बोल देते हैं क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंग्लिश में। और ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा, यानी इन दो चीजों को छोड़ के, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के बाकी जो हमारी बॉडी में सेंस होता है, जैसे यहाँ से सेंस जाएगा, ये सब जो फैला हुआ होगा वो परिधीय तंत्रिका तंत्र की कैटेगरी में आता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो सही आंसर था वो आपका क्या था, मेडुला ओब्लोगेटा। अब मेडुला ओब्लोगेटा की जब बात हो ही रही है तो मैं आपको एक चीज और बताते हुए चलूं कि ये जो मेडुला है, मेडुला या मेडुला कह लीजिए, मेडुला ओब्लोगेटा, तो इसका पूरा नाम जैसे मेडुला ओब्लोगेटा है, जैसा आपने ये इमेज में देखा, इसका पूरा नाम क्या है, मेडुला ओब्लोगेटा। तो ये और क्या क्या करता है, किस चीज की कंट्रोलिंग इसके पास होती है, ये भी याद रखेगा कि क्या क्या कर सकता है बॉडी में। तो याद रखेंगे कि ये क्या कंट्रोल करता है, इसमें ध्यान रखेंगे कि ये क्या क्या करता है। ये जो उल्टी आती है हमें,
उल्टी आना है ना, तो उल्टी को कंट्रोल करता है। देन उसके अलावा जो छींक आती है, हमें स्नीजिंग होती है, छींक को कंट्रोल करता है। उसके अलावा मेडुला ऑब्लिगेटा जो हमारी हृदय की धड़कन होती है यानी हृदय दर को नियंत्रित करता है। उसके अलावा हमारी जो श्वसन दर होती है उसको नियंत्रित करता है। और अगर हम किसी चीज को निगलते हैं, निगलना है ना, तो इन चीजों को भी कंट्रोल यही करता है। यानी अगर आपको उल्टी महसूस होती है तो वो याद रखिएगा कहां से होती है, हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लिगेटा से होती है। ठीक वैसे जैसे हाइपोथैलेमस बहुत सी चीजों को कंट्रोल करता है। हमने कुछ है ना, एक दो दिन पहले आपने वीडियो में पढ़ा था कि जो ये होता है हाइपोथैलेमस होता है, वो हमारी भूख को, प्यास को, दर्द को, आनंद को, इमोशंस को, भावनाओं को, मतलब है ना मोटिवेशंस जो होता है, प्रोत्साहन, उसको, शरीर का तापमान, ऐसी चीजों को क्या है वो नियंत्रित करता है। इसी तरह से याद रखेगा कि मेडुला ऑब्लिगेटा भी एक जो है काम की चीज है, और ये देखिएगा कि अच्छा खासा चीजों को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इसी तरह से धीरे धीरे ब्रेन से रिलेटेड हम सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे। यू डोंट वरी एट ऑल। अभी देखते हैं सब्जी की एक टोकरी में। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर हैं, यानी एक सब्जी की टोकरी है, उसमें ये चीजें, उनमें से कौन सा सही समजातीय संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपको ये बताना है ऐसा कौन सी चीजें हैं जो होमोलोगस है, ठीक है, जो एक जैसी चीज को शो करेंगे। चलिए, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। हाँ, कुमार राना, निशा कुमारी, एमडी हामिद रजा, कायनात फातिमा, संतन कुमार, ठीक है, हाँ आकांक्षा, चलो वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या है आपका, कैरेट है, पोटैटो है, कैरेट एंड टोमेटो है, देन रेडिश एंड कैरेट है, देन क्या मोर देन वन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा हाँ, वो क्या सही आंसर होगा। देखो हम याद यहाँ पे समझेंगे, गाजर जो है वो जड़ है, गाजर क्या है, जड़ है। और आलू क्या है, याद रखिएगा, आलू हमें लगता है जड़ के जैसा है कि जमीन में से निकलता है, लेकिन नहीं, वो तना होता है, ट्यूबर होता है, तो तना है। देन क्या है, अगर मैं बात करूं गाजर की, तो गाजर जो है वो जड़ है, लेकिन टमाटर क्या है, फल है। याद रखिएगा, अगर मैं टमाटर की बात करूंगा तो फल है। अब जैसे एक चीज और याद रखेंगे कि साइंस में फल किसे कहा जाता है। तो ऐसे फल वो वास्तव में दो तरह के फल होते हैं, एक वास्तविक फल होते हैं, एक अवास्तविक फल होते हैं। मतलब ऐसे कहिए कि एक जो है वास्तविक फल होते हैं, ट्रू फ्रूट्स, और एक जो है अवास्तविक फल होते हैं। जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से, अंडाशय से विकसित होते हैं। अंडाशय के अलावा अगर किसी और पार्ट से जो है वो बनता है फल, तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। है ना, जैसे आपका सेब हो गया, सेब जो है वो फॉल्स फ्रूट यानी अवास्तविक फल की कैटेगरी में आता है। तो एक तो पहचान ये होती है कि भाई ओवरी, साहब ओवरी के अंदर होगा तो जाहिर बात है, अगर ओवरी है ना, किसी भी चीज में फूल का जो पार्ट होता है ना, अंडाशय होगा, तो उसमें जाहिर बात है ओव्यूल्स होंगे, जिनको हम बीजांड कहते हैं। और बीजांड आगे चल के बदल जाते हैं किसमें, बीज में। किसमें बदल जाते हैं, बीज में। तो जिस चीज के अंदर आपको बीज में दिखाई दें तो समझ लेना वो फल है। अब ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसा आप कहें टमाटर सब्जी है। देखिए साइंस में सब्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है। सब्जी का मतलब ये होता है कि पेड़ पौधे के किसी हिस्से को अगर हम पका के खा सकें तो वो सब्जी है। कभी आपने ऐसा देखा कोई जो है आपसे कोई प्रोफेसर साइंटिस्ट कोई ये कहे कि ये इसका तना है, इसकी जड़ है, ये इसकी सब्जी है, ये इसका फल है? ऐसा सुना है क्या? आप देखो कच्चे केले को आप पका लेते हैं, बहुत सी जगह कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो केले की सब्जी हो गई। लेकिन केला जब पक जाता है तो उसको एज ए फ्रूट बतौर फल बतौर खाते हैं, तो वो उसका फल हो गया। समझ में आ गई बात ये? तो जिस चीज को आप पका के खा सके, खास करके किसके पेड़ पौधे से मिलने वाली जो ये होती है पार्ट्स होते हैं उसके, उसको सब जो है वो सब्जी आप कह देते हो। अब जैसे देखिए, अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग कहूं तो करेला क्या है, फल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीज होता है। आलू क्या है, फल है। मिर्च भी क्या है, फल है। याद रखिएगा, है ना, कहीं पर भी आप पढ़ लेना किस चीज से भी, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब जैसे आप ये मत करना कि घर में कोई मेहमान वगैरह आए और आप उसके आगे करेले काट के रखना कि लो साजिद सर ने बताया था कि करेला भी तो फल है, फल खाइए। तो ऐसा नहीं है, वो जो स्वाद है वो अलग चीज है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग जो है ये मान करके चलिए कि वो जिसके अंदर भी बीज होगा वो फल की कैटेगरी में आएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, इस तरह से याद रखेंगे, करेला भी फल है। चलो, तो अब देखेंगे, जैसे हम रेडिश की बात करें यानी मूली, तो मूली जो है वो क्या चीज है, जड़ है। और गाजर भी क्या है, जड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सही जो बात बैठ रही है, फिट वो किस पे बैठ रही है, क्योंकि दोनों जड़ें हैं, इसलिए आपका जो सही आंसर है मूली और गाजर, सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये याद रखेगा, जो फल वाला कंसेप्ट है तो वो जिसके अंदर भी बीज होते हैं वो फल ही होता है। समझ रहे हैं? फल होता है वो। ओके, जैसे लौकी क्या है, फल है। लौकी भी फल है। कद्दू है ना वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या है, फल है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। अब देखो गौर से समझिएगा कि कैल्शियम अवशोषित करने में जो है वो मदद करता है, कौन सा विटामिन ऐसा है। ऑप्शन है आपका विटामिन बी, ए, डी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ ठीक है, तो अभी देखो निकिता त्रिपाठी, रंजू कुमारी, गुंजन पटेल, नेहा परवीन, मुकेश कुमार सुमन, ओके, आसिया परवीन, वेरी गुड। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या सही आंसर होना चाहिए आपका। तो देखो जो विटामिन बी है, ठीक है, विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, B17, है ना। फिर इनके केमिकल नाम भी याद रखेगा, धीरे धीरे सारा ही करा दूंगा मैं, बीच बीच में मैं विटामिन लेकर के आ ही रहा हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन विटामिन से आ ही जाता है। देन क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए है, और देन क्या है, विटामिन डी है। तो देखो यार, हमारे स्किन से संबंधित और हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित प्लस एनर्जेटिक फील करने के लिए हमें विटामिन बी की नीड होती है, विटामिन बी की जरूरत पड़ती है। मैंने जैसे कई बार आप लोगों को बताया होगा, इतने दिन से आप क्लास कर रहे हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, बट विटामिन के बिना अगर देखा जाए तो हमें एनर्जी फील भी नहीं होती। यानी अगर शरीर में विटामिन की कमी हो तो हम बहुत ज्यादा कमजोर फील कर सकते हैं, खास करके विटामिन बी वाली चीजें कम हो जाएं तो हमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। हमें एनर्जी जो है तीन ही चीजों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो ये नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऊर्जा न प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं, ये भी उतने ही जरूरी होते हैं, ये भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने बाकी जरूरी होते हैं, समझ रहे हैं ना। जो एनर्जी देने वाले हैं उतने ही बिना एनर्जी देने वाले भी आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, है ना। तो जैसे एनर्जी ना देने वाले कौन कौन से होते हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, है ना, ये हो गए। उसके अलावा जैसे डाइटरी फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स अगर हमारी बॉडी में ना हो, रफेज ना हो, तो बहुत से लोगों को क्या है, कब्ज की शिकायत हो जाती है, सही से फ्रेश नहीं हो पाते। उसके अलावा पानी में कोई एनर्जी थोड़ी ना होती है, लेकिन क्या है, वो भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो 65 से लेकर के 70% तक, 65 से 70% अगर देखा जाए तो क्या होता है, 65 से 70% हमारी बॉडी में पानी ही होता है। तो देखो अभी फिलहाल जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी के दो टाइप होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो विटामिन D3 अक्सर आप देखिएगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें अक्सर ये कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं लेकिन खाना पीना अच्छा नहीं है, उनका खुद का खान पीना अच्छा नहीं है, तो उनमें वीकनेस आ सकती है। उसके अलावा जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, जहां पर देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो मॉर्निंग वाली अक्सर धूप देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सनलाइट में हमारी स्किन, हमारी त्वचा खुद विटामिन डी का संश्लेषण करती है, निर्माण करती है। तो जब ये देखने को ही नहीं मिलती विटामिन कहाँ से बनेगा हमारी स्किन में, तो इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, जैसे विटामिन डी कम होगा, विटामिन डी कम होगा, हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए फिर क्या होगा कि ब्लड में जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और हमारी मसल्स की गतिविधि करने के लिए आपने पढ़ा होगा कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है, Ca2+ यानी कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। अब मसल्स को तो चाहिए, अब जब नहीं होगा, ब्लड में नहीं होगा, क्योंकि ब्लड ही तो सर्कुलेट करके मसल्स वगैरह को देता है, या उनका खुद का कम होने लगता है, तो हमारी हड्डियों में का, हमारी अस्थियों में का जो विटामिन होता है, और सॉरी हड्डियों में का जो कैल्शियम होता है, क्योंकि हमारी अस्थियां, हमारी हड्डियां कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम फोस्फेट की बनी होती है। मेन होता है कैल्शियम फोस्फेट, बट थोड़ा सा अमाउंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का भी हो सकता है। तो मेन जो है वो कैल्शियम फोस्फेट है। तो कैल्शियम कम होने लगता है, हमारी हड्डियों में का कैल्शियम खिंच के हमारे ब्लड में और मसल्स में जाने लगता है, इसलिए हमारी हड्डियां कमजोर सी भी होने लगती हैं, हड्डियों में दुखन होती है, पैरों में दर्द होता है। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि जब वो सुबह में उठते हैं तो जमीन पर पैर नहीं रखा जाता कुछ देर तक, बड़ा दर्द सा महसूस होता है अच्छा खासा। और आजकल देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इसकी दिक्कत हो रही है। और स्टूडेंट लाइफ में दो तीन चीजें कभी कम नहीं होनी चाहिए। एक तो विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, विटामिन डी के कम होने से आप कमजोर फील करते हैं। दूसरा, आयरन शरीर में कम नहीं होना चाहिए। अगर आयरन कम होगा तो बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, पढ़ने का मन नहीं करता। और विटामिन डी कम होता है ना, तो ई भी लगभग कम ही होता है, याद रखिएगा। तो उससे टांगों वगैरह में थकावट महसूस होती है। आइए जरा मैं कुछ विटामिन के बारे में बता देता हूँ डिटेल में, और अपना जो है नोटबुक लेकर के और पेन लेकर के आप बैठा करिए। जो लोग कुछ उसमें थ्योरी की क्लास पढ़ रहे हैं उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारा तो हम डिटेल में कराती हैं थ्योरी की क्लासेस में। जिन्होंने कोर्स वगैरह नहीं लिया है तो वो जो है यहाँ पर कुछ चीजों को नोट तो कर ही लें, कुछ काफी हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, हाँ, तो इसमें एक मिनट, मैंने विटामिन की लिस्ट रखी थी इसमें।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। हाँ चलिए, आगे आएगा, आगे आएगा, मैं उस दौरान जो है मैं दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ आगे एक विटामिन पे क्वेश्चन और रखा है मैंने, तो उस पे हम जो है डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 138। तो 138 का आंसर बताएंगे क्या होगा। पाचन तंत्र में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है आपका अग्नाशयी रस और लार है। देन दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बलगम है। बलगम को हम श्लेष्म भी कह देते हैं, म्यूकस भी कह देते हैं, इसको हम श्लेष्म भी कहते हैं, बलगम भी कहते हैं। देन क्या है, पित्त रस है या अग्नाशयी रस है, या उपरोक्त में से कोई भी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए इसी तरह से आखिर तक बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि हर अच्छी चीज जो है वो वक्त मांगती है, तो टाइम तो लगता ही है। कोई आपको अगर ये कहता है कि मेरे एक क्लास में से ही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप YouTube पे देखोगे तो तरह तरह की बातें होती हैं, ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, उस पर लिखा होता है थंबनेल पर कि अगर इस क्लास के बाहर एक क्वेश्चन भी आ जाए तो मुझे जिंदा जला देना। तो आप क्या जलाने थोड़ी ना जाओगे। अगर ऐसे ही होता, इतना ही उसको समझ होती, तो खुद IAS ऑफिसर बन करके बैठ गया होता, है ना। ऐसा नहीं है, वो लोगों को जो है धोखा देने का एक नया तरीका होता है, ऐसा कुछ है नहीं। बस आप भी समझदार हैं, जैसे कहीं कहीं लिखा होता है कि 24 घंटे के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखें, ना तो पैसे वापस। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपको जो है 24 घंटे में फर्राटेदार इंग्लिश कोई सिखा दे। दरअसल सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये जो इंग्लिश बोलने की प्रोसेस है, या आप कोई भी चीज सीखते हैं, तो वो जैसी संगत वैसी रंगत, यानी समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट का असर होता है, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं, वहां पर क्या माहौल है, क्या आप बोलते हैं, ठीक है, उस पर फर्क पड़ता है। आप जैसे UK, USA, फिनलैंड, डेनमार्क, वहां पर देखें जाए इंग्लिश बोली जाती है, वहां का जो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी होता है, जाहिर बात है भिखारी भी होगा, भीख भी मांगेगा तो इंग्लिश में तो मांगेगा ना, एक लैंग्वेज है ये। तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो संगत से आती है। 1.5-2 महीने में, 3 महीने में बढ़िया वाली इंग्लिश जो है वो आपकी हो जाती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू भी करते हैं, कोई बात नहीं, धीरे 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 जो है वो आप जो है अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। समझ में आगे बात। ये छोटे बच्चों को देखिएगा, 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है। तो उनको तो ग्रामर का कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि उनको माहौल वो मिलता है ना, वही इंग्लिश वाला माहौल मिलता है, इसलिए वो बोल लेते हैं। तो देखो यहाँ सही आंसर क्या होगा भाई, पाचन अंगों द्वारा, है ना, पाचन तंत्र में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में सहायता करता है। तो देखो पेनक्रियाटिक जूस है, चलो मैंने मान लिया, पेनक्रियाटिक जूस जो होगा उसमें से एक लाइपेज नाम का एंजाइम निकलेगा, वो फैट के पाचन में मदद तो करेगा, लेकिन जो सलाइवा है, यहाँ पे लार है, और लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार में हमारे 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम होता है टाइलिन, एक का नाम क्या होता है, टाइलिन। तो टाइलिन जो होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं पी से, तो टाइलिन, लेकिन इसी का हम जो नाम दे देते हैं वो सलाइवरी अमाइलेज करके देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। तो जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, जाहिर बात है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। उसके अलावा इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है लार में, जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, वो हमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके इन्फेक्शन से बचाता है। और यही सेम एंजाइम हमारी लार में तो होता ही होता है, उसके साथ साथ हमारे जो आंसू होते हैं उसमें भी होता है, और हमारा जो पसीना निकलता है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कभी आपको याद न रहे, लाइसोजाइम। वैसे तो ये मैंने इस पर कई बार डिस्कशन कर ही लिया है, लेकिन फिर से याद रखेगा कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो हमारे जो है किसमें, लार में भी पाया जाता है, हमारे जो है आंसुओं में भी पाया जाता है, आंसू में। उसके अलावा जो है हमारा जो पसीना होता है उसमें भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। और ये जो काम करता है, कैसे काम करता है, प्रति जीवाणु के रूप में काम करता है, यानी जीवाणु रोधी के रूप में काम करता है। जीवाणु रोधी यानी जीवाणुओं को मारता है, एंटी बैक्टीरियल आप कह सकते हैं इंग्लिश में, एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया वगैरह को इन्फेक्शन से हमें बचाता है। यही वजह होती है कि इतने दिनों तक बहुत से लोग नहीं नहाते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पसीने में लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है वो बचाता है। अब हमारी आंखें देखिए, खुला हुआ मांस ही तो है अगर सही मायनों में देखा जाए, तो क्या है कि आंखों में भी इन्फेक्शन किस लिए नहीं फैलता, क्योंकि लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम होता है ये रोकता है उसको फैलने से। समझ रहे ना। तो भाई ये जो है कार्बोहाइड्रेट का करेगा, इसलिए ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। देन हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फैट के पाचन में मदद नहीं करता है। एक तो एनवायरमेंट देता है एसिडिक, और प्लस ये भी क्या है, जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में लार में मर जाते हैं वो तो ठीक है,
अगर कुछ बैक्टीरिया जल्दी जल्दी खाते हैं जो लोग, खाना तो एकदम से अगर चले गए, कुछ बैक्टीरिया जो सड़ा सकते हैं आपके पेट में खाने को, उनको मारने के लिए पेट में जो एसिडिक एनवायरनमेंट देता है और खत्म करता है, वो HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या, HCl है। और म्यूकस जो है वो हमारे पेट में रहता है। म्यूकस पेट की जो लेयर होती है अंदर वाली म्यूकोसा, उसमें ये रहता है ताकि जो है एसिड का अटैक से उसकी पेट की जो बोल है, भित्ति है, वो खराब ना हो जाए। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। अब हम बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल जूस जो होता है इसको हम बोलते हैं पित्तरस। तो क्या बोलते हैं, पित्तरस। तो पित्तरस जो होता है वसा के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, वसा के पाइसीकरण में क्या करता है, मदद करता है। यानी वसा जो होती है, जैसे बड़े बड़े मतलब जो है पार्टिकल है वसा के, तो ये क्या करता है कि उसको छोटे छोटे ऐसे करके पार्टिकल्स में तोड़ देगा, छोटे छोटे उसमें तोड़ देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, वसा का पाइसीकरण कह देते हैं। तो वसा का पाइसीकरण, वसा का जो पाइसीकरण करता है वो कौन करता है, याद रखिएगा। तो हमारा जो बाइल जूस होता है, ठीक है, क्या होता है, बाइल जूस। तो ये बाइल जूस जो है वो मदद करता है, ठीक है। तो क्या इसको हम हिंदी में बोलते हैं पित्तरस। तो पित्तरस जो है इसके पाचन में सहायता करेगा। उसके अलावा देखो क्या लिखा था हमारा, उसके अलावा लिखा है पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस की अगर मैं बात करूं तो पेनक्रियाटिक जूस को हम बोलते हैं पित्तरस। क्या सॉरी, पेनक्रियाटिक जूस का मतलब हो गया जिसको हम बोल देते हैं अग्नाशय रस। क्या, अग्नाशय रस। तो अग्नाशय रस में जो है देखिए कितने एंजाइम निकलते हैं, याद रखेगा। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, मैं बता दूं कि इसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि यानी कंपोजिट ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड कह देते हैं, क्योंकि ये दो काम करती है। दो काम क्या करती है, एक तो ये अंतःस्रावी के जैसा काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति काम करती है, और दूसरा ये बाह्यस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती हैं जो क्या निकालती हैं, हॉर्मोन्स निकालती हैं, हॉर्मोन्स निकालती हैं। और जो बाह्य श्रावी ग्रंथि होती हैं वो एंजाइम्स निकालती हैं। बट ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो दोनों काम करती है, दोनों काम करती है। तो इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो 3 हार्मोन इसमें से निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है ग्लूकागोन, निकलता है इंसुलिन, निकलता है, और एक निकलता है सोमेटोस्टेटिन। फिर बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल इसके हम एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एक लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है, कौन सा निकलता है, लाइपेज। तो जो लाइपेज एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में, वसा के पाचन में सहायता, वचन है ना, वसा के पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है, क्या, लाइपेज नाम का एंजाइम। इसी में से एक और एंजाइम निकलता है जिसको हम बोल देते हैं क्या, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या निकलता है इसमें से, पेनक्रियाटिक या अग्नाशय एमाइलेज भी कह देते हैं उसको, या चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पेनक्रियाटिक, 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 पेनक्रियाटिक एमाइलेज। कौन सा निकलता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है। और जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम होता है ये भी एक एंजाइम है, और ये किस में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। छोटी आंत में पहुंचते हैं इसके सारे एंजाइम निकल के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, कहां पर बचाएगा, तो याद रखिएगा कि इसके जितने भी एंजाइम्स हैं वो निकल करके पहुंचते हैं किसमें, उसमें छोटी आंत में। पेनक्रियाज के सारे एंजाइम जा करके कहां गिरते हैं, छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही टोटल पाचन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इससे एक और एंजाइम निकलता है जिसको आप बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, ये बसा उसके प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। जिस तरह से पेट में एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन, तो थोड़ा बहुत तो वो बचाता है हमारे पेट में, जो बचा कुछ रह जाता है प्रोटीन पचने से वो छोटी आंत में जाकर के पचेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि जो पूर्ण रूप से पाचन होता है भोजन का, कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। तो ये प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा। इसमें से न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, ये एक एंजाइम निकलता है ये, एंड एक निकलता है न्यूक्लियोटाइडेज। एक कौन सा निकलता है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम निकलता है, न्यूक्लियोटाइडेज। ये जो एंजाइम होते हैं ये आपका जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, खास करके न्यूक्लिक अम्ल, किसके, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायता करता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, याद रखिएगा, आपका डीएनए और आरएनए। भाई आप कुछ भी खाते हो तो उसमें डीएनए आरएनए तो होगा ना, तो उनके पाचन में क्या करेगा, सहायता करेगा। डीएनए आरएनए के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को। निशा, ओके, निशा कुमारी, श्वेता, हाँ ठीक है।
गौरव, आरती, हबीबा, नूरी, मुकेश कुमार, है ना। चलिए सबका ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये चीज थी, तो ये जो है पाचन में मदद कर रहा है। बाइल जूस ने कैसे किया, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया, तो ये करता है ऐसा काम, पित्त रस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आपका जो था वो कौन सा आंसर था, सही आंसर था आपका ये वाला। ठीक है, यानी बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंख के उस भाग का नाम बताइए जिस पर प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग पर जो है वो प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है आपका कोर्निया, दूसरा ऑप्शन है आपका लेंस, देन क्या है ऑप्टिकल तंत्रिकाएं, जिनको हम ऑप्टिकल नर्व्स भी कहते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कैसा है जोश आप लोगों का? एक बार जो है ना जल्दी से थंबनेल दीजिए, है ना, तभी हम जो है आगे अच्छे से बढ़ते हुए चलेंगे एनर्जी के साथ। और एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आखिर में वीडियो के कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आंख के उस भाग का नाम बताइए जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो कॉर्निया में बनेगा, लेंस में बनेगा, या फिर जो है कहां पर, ऑप्टिकल नर्व्स में बनेगा। तो बताओ कहां पर सही आंसर होना चाहिए? प्रतिबिंब पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो देखो आप जो है ना, एक दो बच्चा जो कोन्या बता रहा है, गलत आंसर है। ये आंसर नहीं होगा, ना ही इसमें जो है वो बी होगा। तो सही आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा? ई होगा। इनमें से कोई भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों रखा क्वेश्चन को? याद रखिएगा, क्योंकि इमेज बनती है रेटिना पर। कहां पर बनती है? आंखों की जो रेटिना होती है, वो रेटिना पर इमेज बनती है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे रेटिना पर। अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कॉर्निया। आंखों की जो कॉर्निया होती है, बाहर वाली जो लेयर होती कॉर्निया, और कॉर्निया को ही देखिएगा जब किसी को आंख डोनेट करनी होती है, तो आंख अगर कहते नहीं आंख जो है दान कर दी, तो अगर किसी की आंख सही होती है तो उसी की आंख सही होती है। अभी जिनकी आंख में जो है कॉर्निया खराब है ओनली, ना तो न जाने बड़े बड़े करोड़पतियों के, अरबपतियों के बच्चे बिल्कुल बाई बर्थ अंधे हैं। अगर ऐसा होता तो करोड़ों रुपए देख करके टोटल आंख दूसरे के डलवा लेते। अभी ऐसा है नहीं। अभी एक दो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, आर्टिफिशियल आंख भी बनाई जाने की बात की जा रही है। अभी देखते हैं कि वो कितना सक्सेस होता है कि नहीं। तो हाँ, तो जो है आंख पूरी, ऐसा नहीं होता कि अब मेरी आंख जैसे मान लो निकाल के गोला दूसरे की आंखों में डाल दिया। कई मूवी में दिखाया गया है कि ये आंखें तो राजू की हैं, ये आंखें उसकी हैं, और जो है वाई उसको गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड ने पता नहीं किसने जो है आंखें दान कर दी, वो अंधा हो गया, अपनी आंखें उसकी आंखें दे दी, उसकी आंखें चली गई थी। ये फिल्मों में होता है, रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पूरी आंख निकल के डलती। हाँ, अगर किसी की कॉर्निया खराब है तो कॉर्निया जो है वो डलवाई जा सकती है। तो नेत्रदान में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया दान की जाती है। और अगर किसी को एड्स वगैरह होता है तब भी वो कॉर्निया दान नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एड्स हो जाएगा। अगर हाँ किसी को एड्स है फिर भी वो आंख दान करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं फिर उससे वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कॉर्निया ही दान की जाती है, समझ रहे ना। और मरने के जो है 5-5.5 घंटे तक जो है कॉर्निया की सेल्स जो है वो सही रहती हैं, इसलिए दान कर सकते हैं मरने के 5-5.5 घंटे बाद तक भी। लेंस जो होता है, याद रखिएगा, इसमें जो लेंस लगा होता है वो आंखों में लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जो एक प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन का? क्रिस्टलीय प्रोटीन का बना होता है, क्रिस्टलीय प्रोटीन। और क्रिस्टलीय प्रोटीन जो होती है कैसी प्रोटीन होती है? इसमें लेंस के अंदर एक खासियत होती है कि इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, यानी ये जो है मोटी और पतली मतलब लेंस जो है थोड़ा मोटा पतला हो सकता है अकॉर्डिंगली फोकस करने के लिए। और जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स वो होती हैं जो हमारी आंख से हमारे ब्रेन में जाकर के जुड़ती हैं और इमेज को लेकर के जाती हैं। आइए जरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारी आंख की कॉर्निया है, ये जो बाहर वाली लेयर है कॉर्निया, तो ये दान की जा सकती है ना, कॉर्निया। अब हमारी आंखों में जो है देखेगा कि यहाँ पर भी एक लेयर सी होती है, काली काली सी, जिसकी वजह से जो है रंग बिरंगी आंखें होती हैं, उसको आइरिस कहते हैं। अभी उसको छोड़ दो, तो ये हमारी आंखों का क्या है? लेंस है। ये क्या है? लेंस है। और लेंस कौन सा है? देख लो, इसकी बनावट कैसी है? कॉन्वेक्स है। तो जैसे इधर से रेज आएंगी उसको रेटिना पर फोकस कर देती हैं, तो हमारी जो पीछे रेटिना होती है इस पर इमेज बनती है। समझ में आगे बात? ये और कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। फिर ये इमेज हमारे ब्रेन के कोर्टेक्स में जाकर के सीधी होती है और फिर हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा ये है। समझ रहे हैं ना? तो उल्टी इमेज बनती है, यहाँ पर उल्टी बनेगी और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। अगर वर्चुअल इमेज बनती है यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा वो जोड़ा है जो सही ढंग से मैच नहीं होता। आप जैसे यहाँ पे लिखा है ऑक्सीटोसिन, क्या ये हार्मोन है, क्या ये मैच हो रहा है? देन अगला ऑप्शन है आपका एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है सिंथेटिक स्वीटनर है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कृत्रिम, क्या कह सकते हैं, कृत्रिम शुगर, कृत्रिम शर्करा, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, कृत्रिम शर्करा। देन क्या है, रेयन, संशोधित स्टार्च है, मॉडिफाइड स्टार्च है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर? चलिए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या सही आंसर होना चाहिए गाइस। चलिए, यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल, सो कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सबके सब। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो सही आंसर क्या है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन ही तो है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कई जगह मदद करता है। किसी चीज में मदद करता है? एक तो ये मदद करता है कि मदर के ब्रेस्ट में से दूध के निकलने में। तो माँ के देखो यार, माँ है, ठीक है, बच्चे के लिए, तो माँ के स्तनों से या बच्चों से, या स्तनों से, माँ के स्तनों से दूध के निकलने में सहायता करता है। तो ये हार्मोन जो है माँ के स्तनों से दूध के निकलने में सहायता करता है। बच्चा जब निपल को सक करता है अपनी मदर के ब्रेस्ट के, तो उस दौरान जो है निकलने में मदद करेगा। यही हार्मोन जो है, यही हार्मोन किस चीज में मदद करता है? जब बच्चे को डिलीवरी हो रही होती है, तो प्रसव होने में, प्रसव के दौरान मतलब ये है कि जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, तो ये क्या करती है, जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होती है, यूट्रस गर्भाशय के जो है फैलने में मदद करता है। यूट्राइन वॉल जो होती है उनको फैलाने में मदद करता है, जिससे बच्चा इजिली से हो जाता है। उसके अलावा जब कोई किसी के गले लगता है और उसको फील आता है, बॉडी टच में आने से जो फील आता है, समझ रहे ना, तो वो इसी हार्मोन की वजह से आता है। इसीलिए इसको हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको हम लव हार्मोन भी कह देते हैं। यानी इसको हम जो है लव, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लव हार्मोन भी कह देते हैं इसको। और इसी को हम लाड़ प्यार या दुलार का जो है हार्मोन कह देते हैं। कडलिंग करना मतलब होता है लाड़ प्यार दुलार करना, समझ रहे ना, ये हार्मोन कहलाता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि लाड़, है ना, प्यार या दुलार जो भी आप करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप फील करते हैं उसके करने में इसको मदद करता है, इसलिए इसको लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसी से फील आता है। देन एस्पार्टेम क्या चीज है भाई? एस्पार्टेम क्या है? कृत्रिम शर्करा होती है, वाकई में कृत्रिम शर्करा होती है। और ये जो सामान्य शुगर होती है, साधारण शर्करा होती है। देखिए, साधारण शर्करा का मतलब क्या है? साधारण शर्करा का मतलब होता है कि जो हमारी क्या होती है, गन्ने वाली चीनी होती है, चीनी को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोस बोलते हैं। चीनी को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोस बोलते हैं। खाने वाली जो चीनी आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसको हम गन्ने से भी बनाते हैं, वैसे तो चुकंदर से भी बनाते हैं, लेकिन क्या है कि ज्यादातर गन्ने से बनाई जाती है। तो साधारण शर्करा जो होती है उसमें जो सुक्रोस है, इसके कंपेयर में देखा जाए तो जो एस्पार्टेम होती है वो साधारण शर्करा से बहुत ज्यादा मीठी होती है। कितनी? 200 गुना। कितना ज्यादा मीठी होती है? 200 गुना ज्यादा स्वीट होती है। किसके कंपेयर में? साधारण शर्करा के तुलना में जो एस्पार्टेम होती है वो 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। सबसे ज्यादा जो मीठी होती है वो होती है एलिटेम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे मीठी शुगर किसमें, आर्टिफिशियल में बता रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल, एलिटेम जो होती है वो सबसे ज्यादा मीठी कृत्रिम शर्करा है। याद रखिएगा, कृत्रिम है। चलो कौन बताएगा सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। कौन सी सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सबसे मीठी जो है वो कृत्रिम शर्करा है, क्योंकि ये सबसे मीठी होती है। तो कितनी मीठी होती है कि ये 2000 गुना ज्यादा मीठी होती है। 2000 गुना ज्यादा मीठी होती है किसके कंपेयर में? सुक्रोज के कंपेयर में, यानी जो खाने वाली चीनी होती है, नॉर्मल ये गन्ने की चीनी। हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस। हाँ, संगीता, मंजू, सरोज पूछा, बिल्कुल सही आंसर सभी के, बिल्कुल, हाँ, वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हैं आप। तो जो फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस उसको प्राकृतिक में सबसे मीठा कहा जाता है। और वो जो फलों में मिठास होती है वो भी उसकी वजह से होती है, उसे फलों की शर्करा भी कह देते हैं। और शहद में जो मिठास होती है वो भी उसी के कारण होती है। हाँ, तो शहद में मिठास भी उसी के कारण होती है, उसे शहद की शर्करा भी कह देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, हाँ, कम से कम याद तो कर रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका कौन सा था? इसका रेयन था, क्योंकि रेयन जो है वो संश्लेषित स्टार्च नहीं है।
दरअसल, ठीक है। जो रेयन है वो एक आर्टिफिशियल क्या है, सिल्क है। रेयन जो होता है वो क्या चीज है, याद रखिएगा, रेयन। तो रेयन जो है वो क्या चीज है, रेयन कृत्रिम सिल्क है। कृत्रिम, जिसको हम कहेंगे कृत्रिम रेशम है, क्योंकि जो नॉर्मल रेशम होती है वो तो कीड़े से बनाई जाती है। बॉम्बिक्स मोरी नाम का जो रेशम कीट होता है, सेरिकल्चर जिस कराते हैं हम उसका, शहतूत के पौधे पर हम उसको उगाते हैं। ठीक है। तो जो रेयन है हमारा, रेयन, तो कृत्रिम रेशम जो है वो कौन सी होती है, रेयन होती है। और रेयन देखने में जो है वो ओरिजिनल सिल्क जैसी लगती है। बट आपको पता होगा कि अगर सिल्क की पहचान करनी हो तो कौन सा हम टेस्ट करते हैं, रिंग टेस्ट करते हैं, अंगूठी का टेस्ट है ना। रिंग, अंगूठी लेकर के, कितनी ही बड़ी साड़ी दुपट्टा सूट क्यों ना हो, आप उसको उसमें रिंग में से डालिए, छल्ले में से, और उसको खींच दीजिए। अगर ओरिजिनल रेशम होगी तो वो सारी पार हो जाएगी, और अगर रेयन होगा तो गुच्छा बन जाता है, खिंचता नहीं है, अंगूठी में से निकलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना। तो ये जो है कृत्रिम रेशम होती है। तो सही आंसर जो है वो आपका इसको जाएगा, रेयन को। और रेयन, हाँ एक चीज और है, जो रेयन होता है ये एक ऐसा है तो कृत्रिम, लेकिन बनाते किससे हैं, बनाते किससे हैं, सेल्यूलोज से बनाते हैं, प्लांट के। ठीक है, सेल्यूलोज ऑफ प्लांट। तो सेल्यूलोज से, पेड़ पौधों के सेल्यूलोज से जो है वो बनाया जाता है इसको। रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क की कैटेगरी में आता है, याद रखेंगे इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि के लिए जो आवश्यक है वो कौन सा विटामिन है। ऑप्शन है आपकी नजरों के सामने, फोलिक एसिड है, फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन है, देन रेटिनोल है। अब देखो यहाँ पर विटामिन के नाम न रखते हुए इनके सीधे सीधे केमिकल नाम रखे हैं। कैसे नाम रखे हैं, केमिकल नाम रखे हैं यहाँ पर ऑप्शन में। तो इनके अपने अपने केमिकल नाम भी होते हैं। तो बताओ क्या सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। गोपाल, ओके, विनीता, संगीता, कुमारी भारती, सोनी, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। तो बताओ कौन सा सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर आप गलत भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, बट एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। देखो सही आंसर होगा आपका रेटिनल या रेटिनॉल। इसी को हम रेटिनल भी कह देते हैं और इसी को हम रेटिनॉल कह देते हैं। याद रखिएगा, रेटिना से संबंधित है तो इसका नाम रेटिनॉल रख दिया, ऐसे याद कर लेना आप इसको। ओके, तो इसकी कमी से होगा, ठीक है। इसकी जो है क्या है, कमी से, अगर रेटिनॉल की कमी हो जाए तो हमारी आंखों में क्या है, दिक्कत होती है। अब देखो जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड या फोलेट जो होता है, इसी को हम फोलिक एसिड कह देते हैं और इसी को हम जो है क्या कह देते हैं, फोलेट कह देते हैं, फोलिक एसिड या फोलेट। और ये जो नाम होता है विटामिन B9 का होता है। किसका नाम होता है, विटामिन B9। विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड या फोलेट कह देते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो हमें हो जाता है क्या, एनीमिया, यानी खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो है, जैसे आपने थियामिन पढ़ा होगा, राइबोफ्लेविन पढ़ा होगा। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 होता है और इसकी वजह से जो होता है, थियामिन विटामिन B1 को बोलते हैं, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को बोलते हैं। और एक जैसे नियासिन होता है, विटामिन B3 हो गया, इस तरह से इनके नाम है। पायरिडोक्सिन हो गया आपका, जैसे विटामिन B6 हो गया, है ना। इसी तरह से जैसे विटामिन B7 बायोटिन हम उसको बोलते हैं। विटामिन B9 हो गया, उसको साइनोकोबालामिन नहीं, उसको हम फोलिक एसिड या फोलेट बोलते हैं। और फिर विटामिन B12 हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और एक होता है विटामिन B17 जिसको हम एमाइडिलिन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। आइए जरा इससे अगला चलो देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। अब देखो यहाँ पर राइबोफ्लेविन है, ठीक है, अभी जो मैंने बताया उसके अलावा और भी होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर है इनमें से चूज करना है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से कहने का मतलब सीधे सीधे है कि विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है। ऑप्शन है आपका प्लाग्रा होता है, देन क्या है, बेरीबेरी होता है, देन क्या है, चिलोसिस होता है ना, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही आंसर दे पाएंगे। ओके, इसर अंसारी, MD शमशुद्दीन, राधा कुमारी, सोनाली कुमारी, देवांश, ओके, न्यू शोट, गुनिया पटेल, गौरव। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो क्या सही आंसर होना चाहिए। तो देखो यार, इन ऑप्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं और आप देखिएगा, आप एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप 10-20 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाते हैं। और उन 100 क्वेश्चंस को जो है आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करेंगे। पेलाग्रा जो होता है वो विटामिन B3 का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विटामिन B3।
तो विटामिन B3 जिसको आप नियासिन कहते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। तो नियासिन के कारण ऐसा होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्किन पे बिल्कुल खाज जैसा बन जाता है और सेंस वगैरह में भी दिक्कत होती है। देन स्किन प्रॉब्लम, त्वचा की समस्याएं बड़ी आम है इसमें। देन बेरी बेरी, हाँ ठीक है, तो बेरी बेरी जो होता है, ठीक है, वेरी वेरी को आप मान के चलें कि विटामिन बी करके लिखा होगा कि जो है वेरी वेरी हो गया ना। तो थायमीन आपने पढ़ा होगा, थियामीन, वैसे उसको हम थियामीन बोलते हैं, वेरी वेरी हो जाता है। देन क्या है, चिलोसिस। तो सही आंसर जो है वो आपका क्या है, चिलोसिस है। तो चिलोसिस में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के मुंह के कोने फट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है ना, कोने जो है, मुंह के कोने फट जाते हैं, समझ रहे हैं ना, मुंह के कोने फट जाते हैं और बड़ा गंदा मुंह हो जाता है। आइए दिखा देता हूँ, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो ये समझ लेना कि अगर ऐसा किसी में है तो समझ लेना कि उसमें जो है विटामिन जो हमारा राइबोफ्लेविन है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो राइबोफ्लेविन में ऐसा होता है कि राइबोफ्लेविन कम हो गया तो इस तरह से मुंह के कोने फट जाते हैं। ऐसे लोगों का जो है देखिएगा, बात करते हुए भी घिन आती है कई बार। तो समझ लेना, दोस्त लोग बोलते हैं कि इसका झूठा पानी पीने से दूसरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और हो भी जाता है भाई कई बार, क्योंकि हो सकता है कि किसी और वजह से कोने फटे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो, तो ऐसे मुंह के कोने फट जाते हैं, अजीब व गरीब लगता है इंसान। और वैसे भी देखिएगा, अपना साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए और यू शुड बी द हेल्थी, है ना, अच्छे दिखने चाहिए। अब देखो यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन बनेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो हिंदी में भी विटामिन सी को विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैं हर वो चीज आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो आप देखिएगा कितना कुछ आपको जो है सीखने को मिलता है, आपका रिकॉल हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है। स्कर्वी में क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आता है। क्या होता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, खून आता है, समझ रहे ना। तो समझ लेना कि अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो समझ लो विटामिन सी की कमी चल रही है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम विटामिन डी पढ़ रहे थे, कि विटामिन डी के दो टाइप होते हैं, एक D2 होता है और एक D3 होता है। तो विटामिन डी को हम बोलते हैं एर्गो कैल्सिफेरोल। क्या बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, इसको हम एर्गो कैल्सिफेरोल के नाम से जानते हैं। इसका जो केमिकल नेम है क्या है, कैल्सिफेरोल है। तो क्या नाम है, एर्गो कैल्सिफेरोल। और दूसरा जो होता है वो कोले कैल्सिफेरोल होता है। अब इसको छोले मत पढ़ना, छोले कैल्सिफेरोल, है ना, ऐसा लगता है ना, भूख लगी होती है छोले। तो खैर क्या है, ये कैल्सिफेरोल है। तो इसको हम बोलते हैं कोले कैल्सिफेरोल, कोले कैल्सिफेरोल। ये आप कैसे भी पढ़ो, कौन देख रहा है, बस एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो जाना चाहिए। तो विटामिन D3 की कमी लोगों में आम है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी टांगे टेढ़ी हो जाती है, उनमें होता है रिकेटस। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये बच्चों में देखने को मिलेगा। और जो बड़े होते हैं उनमें हो जाता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोपोरोसिस मत समझ लेना, ओस्टियोमलेशिया होता है। ओस्टियोमलेशिया अलग चीज होती है और ओस्टियोपोरोसिस अलग होती है। ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है, हड्डियां दर्द करती हैं, दुखती हैं, पैर रखने में इन सब में दिक्कत हो जाती है और हड्डियां हमारी दर्द करती हैं। देन विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं इसको, टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल्स नाम के कैप्सूल भी आते हैं, देखा होगा। तो इट कैन कोज नर्व एंड मसल डैमेज। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसकी वजह से हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, हमारी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। उसके अलावा और क्या प्रभावित होता है समझो, उसके अलावा हमारी त्वचा का रूखापन हो जाता है, त्वचा हमारी रूखी होने लगती है, रूखापन हो जाएगा त्वचा में। उसके अलावा जो है नर के अंदर बद्धता आने लगती है। बद्धता का मतलब होता है नपुंसकता आने लगती है, नपुंसकता। और अगर महिला है तो उसके अंदर जो है वो बांझपन आने लगता है। क्या आने लगता है, बांझपन आने लगता है। ये चीज है, याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से। और जब स्किन खराब होने लगती है तो हम देखिएगा कि हम बड़े अजीब से लगते हैं, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ई पे दो क्वेश्चन और आपके बनते, वो भी मैं बता दूं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन यानी सौंदर्य का विटामिन भी कह देते हैं। सौंदर्य का विटामिन यानी खूबसूरती को बढ़ाता है, यानी स्किन को अच्छा रखता है। उसके अलावा इसको हम जो है प्रतिबद्धता विटामिन भी कह देते हैं, यानी नपुंसकता को रोकने वाला विटामिन भी कह देते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो मेल के अंदर सेक्सुअल इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा, लैंगिक इच्छा खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे नपुंसक होते हैं। विटामिन बी, अब विटामिन बी में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कुछ इंपोर्टेंट है, सिलेक्टेड जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन B1 है, हाँ विटामिन B1 है, विटामिन B1
को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसको हम थियामिन बोलते हैं। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है, इसका नाम क्या होता है, थियामिन। क्या नाम है विटामिन बी का, थियामिन। देखो थायमिन नहीं होता, थियामिन पढ़ते हैं हम इसको। थायमिन जो होता है वो डीएनए में एक, डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, खास करके उसमें डीएनए में थायमिन। और थायमिन में थायमिन जो है वो विटामिन उसमें सॉरी डीएनए में होगा, उसकी जगह पर आरएनए में होता है यूरेसिल। तो आपने पढ़ा होगा ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। उसको हम किसी दिन और दिन डिस्कस कर लेंगे। तो याद रखिएगा, थियामिन की कमी से जो होता है कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। स्किन की प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन, मसल्स की प्रॉब्लम, तो ये सब रहता है इसमें। बेरी बेरी बहुत ज्यादा वीकनेस भी रहती है। देन देखिएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की को हम B2 बोलते हैं। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा कि इससे कौन सी बीमारी होती है, चिलियोसिस होती है। चिलियोसिस में वही जो मुंह के कोने फट जाते हैं। देन विटामिन B3, इसको हम नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियासिन। तो देखो इसको क्या हम नाम दे देते हैं, नियासिन। यही सब मैंने वर्बली आपको बताया था, नियासिन। नियासिन से जो है क्या होता है, पलाग्रा होता है। पलाग्रा में भी देखिएगा हाथ सूजने से लगते हैं, हाथ स्किन और जो है अजीब सा उसमें वो बनने लगता है, हाँ ठीक है, लाल लाल सा। देन क्या है, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन को हम बोलते हैं विटामिन B6। तो विटामिन B6 जो होता है, इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 की कमी से भी क्या होती है, कमी होती है, एनीमिया हो जाता है। तो साइनोकोबालामीन बोलते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप बताएंगे कोबाल्ट। कौन सी, कोबाल्ट, कोबाल्ट। तो इसमें जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये था आपका कुछ इंपोर्टेंट विटामिन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान क्या है, यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें कहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। ऑप्शन है आपका ट्रैक्यूल्स है, देन क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, देन एल्वियोली है। एल्वियोली को हम कूपिकाएं कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कूपिकाएं। देन इस अगला ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। भाई फेफड़ों का जो काम है हमारे, वो है गैसेस एक्सचेंज करना। अंदर ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, यही तो काम है। अंदर ऑक्सीजन ले ली, बाहर CO2 छोड़ दी, और वो पूरे शरीर से इकट्ठा होकर के CO2 आती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में जो है वो भेजी जाती है इसके जरिए, ब्लड के जरिए। क्योंकि जो आरबीसी होती हैं हमारे रक्त में, उनमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड अप होती है, और वो लेकर के जाती है किसको, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। और जब वहां पर CO2 बन जाती है तो उसको इकट्ठा करके फिर खून के जरिए वापस लेकर के आती है। समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा, और सारे ही बच्चे लगभग जो है सही आंसर कर रहे हैं, एल्ब्यूलाई है ना। एल्ब्यूलाई को हम बोलते हैं कूपिकाएं। तो कूपिकाएं जो होती हैं गैस विनिमय का स्थान होता है, और फेफड़ों की इकाई संरचना का नाम ही कूपिकाएं होती हैं। ये दिखा देता हूं कैसी होती हैं कूपिकाएं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है राइट वाला फेफड़ा है, ये लेफ्ट वाला फेफड़ा है। याद रखेंगे राइट वाला फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 3 लोब्स होते हैं। अगर मैं हम इनको हिस्से के हिसाब से डिवाइड कर लें तो 3 लोब्स होते हैं। लोब्स का मतलब यही होता है कि हिस्से 3 लोब्स होते हैं। और इधर वाले में, लेफ्ट वाले में देखा जाए तो 2 लोब्स होते हैं। इन पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं इधर। टोटल मिलाकर के 5 लोब्स होते हैं दोनों फेफड़ों में। तो फेफड़ों में ये वाला जो जहां से सांस आती है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको, सांस नली। समझ रहे हैं ना। और जो यहाँ पर आकर के इधर ये इस तरह से ऐसे चलते हैं, एक इधर खुल गया एक इधर, इसको हम क्या है, ब्रोंकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। अब ये जो इस तरह से आगे चल रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल बोल देते हैं। ये जो है ना, देखो मैं किसी और कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से करके, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे फेफड़ों में, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल बोलते हैं। और ये बिल्कुल एंड में आकर के जो होती हैं इस तरह से करके, जो नोड से ऐसे बने हुए होंगे, इनको और डिटेल में देखेंगे। जब निकाल के देखोगे तो ये ऐसे दिखेंगे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस तरह से करके। और इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज चलता है। इसमें O2 अंदर आती है, और CO2 इसमें से प्रेशर कम ज्यादा होने की वजह से अंदर बाहर प्रोसेस ये चलती रहती है। समझ रहे हैं ना। तो गैसेस एक्सचेंज जो चलता है, फेफड़ों का काम ही है गैसेस एक्सचेंज करना। समझ में आगे बात है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया ना। अगले उसमें चलेंगे। खीरा काटने के बाद यदि उसमें नमक डाला जाता है तो पानी बाहर निकलता है, प्रक्रिया कौन सी है, आपको ये बताना है। आफ्टर कटिंग कुकम्बर इफ सोल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। आपने पढ़ा होगा ये फिनोमिनन। अगर आप जैसे खीरा काट लेते हैं और उसमें नमक डालते हैं, या आलू पे आप नमक डालते हैं, तो देखिएगा उसमें का पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, ये सक्रिय परिवहन के कारण होता है। सक्रिय परिवहन के कारण होता है, या फिर प्रासरण के कारण होता है, या विसरण के कारण होता है, जिसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं। या उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, बताएंगे।
हाँ, सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, और बहुत अच्छे से आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीधे सीधे, और उस वक्त बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपने मेहनत की है, तो वो आपकी मेहनत रंग लेकर के आएगी। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते जाएंगे। तो बताओ कौन सा होगा? खीरा काटने के बाद यदि उसमें नमक डाला जाता है जाए तो। हाँ, तो देखिए वो जो पानी निकल करके आता है वो कौन सी प्रोसेस से निकल करके आता है? प्रासरण। तो प्रासरण में आपने पढ़ा ही होगा, हाँ, कि जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या तो पोटेंशियल के केस में कहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कम सांद्रता का जो मटेरियल होता है वो अधिक सांद्रता के मटेरियल की तरफ मूव करता है, यानी पतली चीज गाढ़ी चीज की तरफ मूव करती है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें जब ये डालते हो तो ओस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ओस्मोसिस होने के लिए एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना, अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना, फिल्टर का होना जरूरी होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, आपके घरों में जो आरओ लगा होगा, आरओ, वो होता है आपका रिवर्स ओस्मोसिस, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें फिल्ट्रेट मूव करता है। ये हो गया आप लोगों का। डिफ्यूजन के बारे में आप समझ ही चुके हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है डिफ्यूजन गैस, और हाँ, ओस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। उसके अलावा याद रखिएगा डिफ्यूजन गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई गाढ़ी चीज पतली चीज में जाकर के मिक्स हो जाती है, बट इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना, यानी सेलेक्टिवली या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे आप परफ्यूम को इस कमरे में खोल दें, पूरे में गैस गैस में फैल जाएगी, डिफ्यूजन है, समझ रहे हैं? तो या फिर जैसे इंक लेकर के आप पानी में डाल दो, धीरे धीरे इंक के जो मॉलिक्यूल होंगे सब में फैल जाएंगे धीरे धीरे, तो वो भी क्या है? डिफ्यूजन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इस पे भी क्वेश्चन आता है। जब कोई चीज जबरदस्ती करानी पड़े, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, जैसे कोई चीज अपने आप हो जाए तो वो पैसिव होता है, मूवमेंट होता है, और जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें ऊर्जा खर्च होती है तो उसको हम बोल देते हैं क्या? एक्टिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे ये जो है क्वेश्चन क्या है, तो सही आंसर जो है वो आपका ओस्मोसिस है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बेस सीक्वेंस में। तो देखिए यहाँ आधार नहीं होगा, यहाँ पर हम क्षार कह देते हैं, ठीक है। वेस सीक्वेंस विद द जीन कोड। तो वेस जो होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस वगैरह जो होते हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? हाँ, इनको कहेंगे सही मानों में क्षार अनुक्रम। क्या कह देते हैं? क्षार का अनुक्रम, ठीक है। तो क्षार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका उत्परिवर्तन, क्लोनिंग कहते हैं, या संलयन कहते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से जो है क्वेश्चन के आंसर करते जाइएगा, और इसी तरह से अपने अंदर एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव जो है वो आप देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, सभी के सही आंसर आते हैं, लेकिन जो है कुछ बच्चे जो गलत कर रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। उसके लिए कुछ नहीं करना, लगातार बस क्लास को करते चले जाना है। तो देखो यार, अचानक से अगर बदलाव आता है और किसी जीन के अंदर अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है कि जो है एकदम से बदलाव आता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए में, आरएनए में भी हो सकता है, बट डीएनए की हम मेनली बात करते हैं। डीएनए में अचानक से बदलाव आना, तो अगर डीएनए में अचानक से बदलाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। और डीएनए में धीरे धीरे अगर बदलाव आ रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर बदलाव आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विकास हुआ है। विकास को होने में वक्त लगता है, जिसको आप बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे कभी हम डिस्कशन करेंगे, बड़ा मजा आएगा इसे पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत से अंधविश्वास हैं और बहुत सी जो है बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। और क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है कि जो जीव देखने में भी एक जैसा हो और उसकी बनावट भी एक जैसी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग कह देते हैं। सपोज करिए कि जैसे मुझे मेरा क्लोन बनाया जाए, तो मेरा क्लोन जितनी मेरी एज है उतना छोटा तो होगा, तो जैसी वो मेरी एज में आएगा मेरे जैसा दिखेगा। अब आप ऐसे मान के चलो कि मेरे 5 क्लोन बनवाए और 5 के 5 एक जैसे दिखेंगे, हूबहू एक जैसे डिक्टो दिखेंगे। तो इसलिए इंसानों में क्लोनिंग करना क्या कर दिया? बैन कर दिया। पता चला कि एक ने चोरी की, दूसरा पकड़ा गया, एक ने कत्ल किया, दूसरा पकड़ा गया, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से क्राइम बढ़ जाएगा। रही बात फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट तो सर्जरी से बदले भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा डीएनए नहीं बदला जा सकता। तो जो बाह्य रूप से, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, बाहरी रूप से, और जिनका आनुवंशिक रूप यानी उनका डीएनए भी एक जैसा ही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। बट क्लोनिंग कराना जानवरों में अलाउड है। जैसे हरियाणा में एक जगह पड़ती है करनाल, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं वही
राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। तो उसमें जो है भैंस वगैरह की क्लोनिंग की गई थी। तो सबसे पहले जो इंडिया में क्लोनिंग की गई थी उसका नाम क्या था? गरिमा। क्या नाम था? गरिमा। भैंस का नाम है ये, गरिमा। तो इस तरह से क्लोनिंग कर सकते हैं, बट इंसानों में क्लोनिंग क्या है, बैन कर दी गई। तो याद रखेगा, तो क्लोनिंग जो होता है, और क्लोनिंग में हम कौन सी कोशिकाएं लेते हैं, ये याद रखेगा। कायिक कोशिकाएं लेते हैं, यानी सेक्स सेल्स नहीं लेते, कायिक कोशिकाएं लेते हैं। भाई मेरी क्लोनिंग बनानी है तो जाहिर बात है मेरे बदन की सेल लोगे आप, तब मेरे जैसा बनेगा, मेरे वाले करेक्टर उसमें आएंगे, जिसको आप बोल देते हैं जो सोमेटिक सेल्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल। तो ये लेता है सोमेटिक सेल्स को। तो याद रखेंगे सही आंसर जो है वो आपका क्या है, म्यूटेशन है। फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन का मतलब होता है चिपकना। तो आप सेक्स सेल, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो फ्यूजन का मतलब होगा जैसे दो सेक्स सेल्स आपस में चिपक जाएं, या कोई भी सेल दो चिपक जाएं, फ्यूजन होगा। लेकिन फ्यूजन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो उसमें भी यही बात थी, उसमें ये होता था कि दो हल्के हल्के नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसको हम नाभिक संलयन कहते हैं। और जो नाभिक के विखंडन होता है उसमें एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के हल्के जो है दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई में टूट जाता है। न्यूक्लियस का प्लूरल दरअसल न्यूक्लियाई कहलाता है। तो हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, मानव आहार में पोलिश चावल के उपयोग से निम्नलिखित बीमारियां होती हैं। तो इनमें से कौन सी बीमारी होगी? अगर मान लो मानव का आहार ऐसा है जो पॉलिश चावल है ना, पॉलिशिंग किया हुआ है, इसका मतलब होता है, पॉलिश का मतलब ये नहीं कि पेंट चढ़ा दिया, पॉलिश का मतलब होता है घिसा हुआ। देखा होगा जो नॉर्मल चावल निकलता है ना, उस पे से अगर हम कवर हटा दें तो वो ब्राउनिश रेडिश ऐसा कुछ होता है। तो पहले जमाने में लोग जो है ऐसे ही हाथों से कूट करके मतलब मूसल से किसी से उस तरह के चावल वगैरह खाया करते थे। तो लोगों में विटामिन वगैरह की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल लोगों को बिल्कुल खूबसूरत वाले चावल चाहिए, हर खूबसूरत चीज जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो खैर उसमें से जो पॉलिश होता है उतार देते हैं, उसपे का छिलका उतार देते हैं, क्योंकि चावल खूबसूरत दिखने चाहिए, है ना। हाँ, तो उससे कौन सी बीमारी होगी? रिकेटस हो जाएगा, या फिर गोइटर हो जाएगा, या बेरी वेरी हो जाएगा, बेरी वेरी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखो यार, लोगों पे पैसा आजकल बड़ा है, चीजें बड़ी हैं, लेकिन क्या है, कुछ चीजें जो हमारी पुरानी चली आ रही थी, परंपरागत चली आ रही थी, जिनके बड़े फायदे थे, उनको हमने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में वो वाली मिठास है नहीं। अगर हाँ हम पुरानी चीजों को खाएं जो हम पहले जमाने में खाते थे, और आजकल सारी फैसिलिटीज हैं, तो इंसान बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और लंबा जीने वाला बन जाएगा, यानी जीवन काल भी बढ़ेगा। लेकिन नहीं, उल्टा हो रहा है। आजकल आराम परस्त हो गए लोग, खाने पीने की चीजों को उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो देखो यहाँ सही आंसर क्या होगा। रिकेटस जो है वो विटामिन डी से रिलेटेड है, तो इसका चावलों से कोई लेना देना या फिर जैसे है ना पोलिश राइस की बात की गई, उससे लेना देना नहीं है। इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा गलत। गोइटर जो होता है, गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। जो आयोडीन होती है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर हमें बीमारी हो जाती है कौन सी, घेंगा। कौन सी बीमारी होती है? घेंगा, जिसमें हमारी क्या होती है, जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। ये क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका साइज क्या होगा? वो बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाती है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी आंसर गलत हो गया। आपका सही आंसर है बेरी वेरी। ठीक है, बेरी वेरी, क्योंकि बेरी वेरी क्या है, विटामिन B1 थियामीन की कमी से जो है ऐसा होता है। तो सही आंसर जो है वो आपका सी है। तो जिन लोगों का सी आंसर आया है उनका बिल्कुल ठीक है। ज्योति, प्रीति, कामनी, मिक्की, ठीक है, अनिता ठाकुर, ओके, बहुत बढ़िया। यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सभी के सभी अच्छा कर रहे हैं, बट ठीक है, सबके कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेड़ से प्राप्त होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो किससे पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपका एस्पर्टिडा, हींग प्राप्त होती है। देन क्या है, बिटुमिन प्राप्त होता है। देन क्या है, टिंकल प्राप्त होता है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए ये दो तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है? एस्पर्टिडा है, हींग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम हो ही गया है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त जो है वो सफेद होता है? ऑप्शन है आपका छिपकली, देन क्या है, कॉकरोच है, देन क्या घरेलू कीट है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। हम्म। तो निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सफेद मतलब श्वेत होता है। तो ऑप्शन बताओ। ऑप्शन देखो, इसमें आप देखिएगा, हाउस बग है, घरेलू कीट हो गया, या कॉकरोच हो गया। कॉकरोच को वैसे हम जो सही नाम दे देते हैं वो क्या देते हैं? तिलचट्टा। तो इसको हम क्या देते हैं? क्या? तिलचट्टा, तिलचट्टा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका है कॉकरोच। कॉकरोच जो है दरअसल इसमें जो है वाइट जो है इसका ये खून होता है। कई बार आपने ट्राई करा होगा, जैसे मार देते हैं कॉकरोच को तो उसमें से दही जैसा निकलता है वाइट वाइट सा, तो समझ लेना वो उसका खून है। लाल रंग का इसमें खून नहीं होगा, सफेद होगा। अब सफेद खून की बात की जाए कि ऐसा क्यों होता है, जैसे हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। ऑक्टोपस का नीला खून आपने सुना होगा, तो वो किस वजह से होता है, उसमें हीमोसाइनिन नाम का कंपाउंड होता है। इसी तरह से इसके अंदर ऐसा क्या होता है, तो जिसकी वजह से ऐसा रंग सफेद आता है, तो याद रखिएगा वो होता है हीमोलिम्फ। ठीक है, क्या होता है, हीमोलिम्फ के कारण ठीक है कैसा सफेद रंग आता है। तो अगर इनमें सफेद रंग आ रहा है किसका, खून का, तो किसकी वजह से होता है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ के कारण जो है वो कैसा रंग आता है ब्लड का, सफेद आता है। तो सही आंसर जो है वो आपका ये था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन रह गया है, और ऑप्शन जो है मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। एक ऑप्शन जो है मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, मतलब दो ऑप्शन जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो एक वही ऑप्शन रहेगा आपका कौन सा, मोर देन, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपका जो मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपरोक्त में से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताओ क्या सही आंसर होना चाहिए। तो देखो यार, याद रखेंगे कि जो खास करके दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, तो उनमें जैसे ये पौधा है मान लो, ओके, इस तरह से करके ये पौधा निकला हुआ है मान लेते हैं, और इसकी जो जड़ अगर आप देखिएगा, जो इसकी जड़ें होंगी, इसकी जो जड़ें होंगी इस तरह से करके जो जड़ें निकल हुई होती हैं, उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। जड़ों में क्या होती है ना, ऐसे गांठें सी होती हैं। क्या होती है, जड़ों में ऐसे गांठें सी बनी हुई होती हैं, इस तरह से करके, इस तरह से गांठें सी होती हैं। वो जो गांठें होती हैं दलहनी पौधों में ही पाई जाती हैं। इनको हम बोलते हैं जड़ों की गांठें, या जड़ों की गांठें कह देते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रूट रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भरे होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और कौन सा भरा होता है ये भी याद रखिएगा, कौन सा बैक्टीरिया रहता है इसमें, तो आप बताएंगे राइजोबियम रहता है जी। कौन सा रहता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। कौन सा रहेगा, राइजोबियम। कौन सा रहेगा, राइजोबियम। तो राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो इसमें रहता है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो N2 की फॉर्म में होती है। इसको पेड़ पौधे ले नहीं सकते, वो उसको कन्वर्ट करते हैं NO3 माइनस में, जिसको आप बोलते हैं नाइट्रेट। तो किस रूप में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, तब वो उसको लेंगे। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पल्सेस, यानी दालें। अब दालें ऑप्शन में नहीं होगा, तो याद रखेगा इंग्लिश में कई बार ऐसे लेग्यूम्स करके लिख देते हैं, लेग्यूम्स यानी दलहन। ठीक है, तो दलहन इनकी एक फैमिली ही होती है, जैसे पेड़ पौधों की भी अपनी फैमिली होती है ना, मालवेसी, सोलनेसी, लिलियसी, एस्टेसी, ग्रेमनी, ऐसी इनकी लेगुमिनेसी नाम की फैमिली होती है। तो उसमें ये दालें ही आती हैं, समझ रहे ना, दालें ही उसमें पाई जाती हैं। समझ में आई बात है। इस तरह के क्वेश्चंस ही करने के लिए आप जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन्वायरमेंट और ईवीएस को सही करने के लिए। ईवीएस की क्लास भी इससे पहले एक हुई थी, बहुत ही जबरदस्त टाइप के उसमें क्वेश्चन थे। जिन्होंने नहीं देखे उस वीडियो को देख लेना, बल्कि मैं कहूंगा कि इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं सीक्वेंस वाइज देख लें। जिन्होंने देख ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने वो वीडियो देख ली है वो उनसे तो बेटर है जिन्होंने नहीं देखे हैं। कहीं कुछ ना कुछ तो उनको जरूर सीखने को मिला होगा। तो इससे पहली जो वीडियो हो चुकी है हमारी, उन सबको आप जरूर देख लें, और आप देखिएगा एक बड़ा बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, अगर ये अच्छी लगी हो, क्योंकि चुन चुन करके मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और मिलते हैं आपसे फिर से अगली क्लास में रोज 8 बजे ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें।